गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर हमारा चल रहा था कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। तो कल हमने जो पढ़ा था, कल एक सिंपल इंट्रोडक्शन, एक परिचय पढ़ा था हमने। परिचय किसका पढ़ा था हमने? शक्ति का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? शक्ति का पढ़ा था। कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो शक्ति को क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। शक्ति का जो सूत्र कल हमने पढ़ा था वो था कार्य बटे समय। क्या था? कार्य बटे समय। कार्य का जो मात्रक निकाला था हमने वो था जूल। समय का जो मात्रक निकाला था वो था सेकंड। क्या था? सेकंड। कार्य बटे समय शक्ति का सूत्र हुआ। शक्ति की अगर हम परिभाषा लेकर चले शक्ति का इसी सूत्र से हम परिभाषा लेकर चले तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। क्या कहा जाता है? शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड। अगर इन दोनों को एक वर्ड हम देते हैं, अगर इन दोनों के लिए हम एक वर्ड काम में लेते हैं तो वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो शक्ति का मात्रक हम सीधा बोल सकते हैं वाट होता है या जूल बटे सेकंड होता है। उसके बाद हमने जब कैलकुलेट करा था तो हमने बिल निकालना सीखा था। क्या निकालना सीखा था? बिल निकालना सीखा था। बिल में हमने ये पढ़ा था, एक तो होता है रेट। क्या होता है? रेट। रेट के बाद जो दूसरा वर्ड काम में आता है बिल निकालने के लिए वो होती है यूनिट। क्या होती है? यूनिट। यूनिट के लिए जो दूसरा शब्द काम में आया था वो था KWH। यूनिट के लिए दूसरा शब्द क्या था? KWH। इस KWH के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो KWH को जब कैलकुलेट करा था तो जो फाइनल वैल्यू आई थी इसकी, KWH की जो फाइनल वैल्यू आई थी वो हमारे सामने ये आई थी। ठीक है, कल के वीडियो में आप देख लीजिएगा। ये मैंने कैलकुलेट पूरा कर दिया है कि KWH हमने कैसे करा था। शक्ति का परिचय दिया था। शक्ति का क्या दिया था? परिचय दिया था। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। तो अगर ऊर्जा की परिभाषा की बात करें, अगर हम ऊर्जा की परिभाषा की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। क्या कहा जाता है? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अब अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो ऊर्जा और कार्य का जो मात्रक होता है वो एक ही होता है, समान होता है। और वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगर हम ये कहते थे 1 किलो जूल, अगर हम ये वाला शब्द काम में लेते हैं कि 1 किलो जूल, तो 1 किलो जूल को कैसे लिखेंगे? 1 किलो का मतलब हमने कल पढ़ा था 1 किलो का मतलब 10 to the power 3 जूल। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 किलो जूल, सामान्य जूल। फिर उसको हमने किससे बदला? 1 किलो जूल में बदला। जूल किसका मात्रक हुआ? ऊर्जा और कार्य का। किसका मात्रक हुआ? ऊर्जा और कार्य का। जूल मात्रक हुआ। फिर हमने क्या देखा? 1 किलो जूल। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमारी किताब में बताया गया है, हमारी बुक में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं ये वस्तु A हो गई और कोई दूसरी वस्तु है, ये वस्तु B हो गई। ठीक है, कोई भी दो वस्तु लेकर चलते हैं, A हो गई और एक क्या हो गई? B हो गई। या फिर ऐसे मान लेते हैं थोड़ा सा, ये A वस्तु और ये B वस्तु। तो देखो ऊर्जा के बारे में क्या बताया गया है कि जिस वस्तु के द्वारा, जैसे A वस्तु से B वस्तु पे काम किया जा रहा है, A वस्तु के द्वारा B वस्तु पर कार्य किया जा रहा है, तो ये तो करता है ऊर्जा का ह्रास। A वस्तु की ऊर्जा का तो क्या होगा? ह्रास होगा। क्या होगा? ह्रास होगा। A वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है B वस्तु पर, तो B वस्तु द्वारा ऊर्जा को प्राप्त किया जाएगा। B वस्तु द्वारा ऊर्जा को क्या किया जाएगा? प्राप्त किया जाएगा। जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है, जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है वह वस्तु ऊर्जा को क्या करती है? प्राप्त करती है। क्या करती है? प्राप्त करती है। जिस भी वस्तु में ऊर्जा हो, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, जिस भी वस्तु में क्या होगी? ऊर्जा होगी, तो उसके अंदर या वह वस्तु क्या करेगी? कार्य करेगी। क्या करेगी? कार्य करेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा लेकर चलते हैं। अगर कोई वस्तु कार्य कर रही है, अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है?
ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। दोबारा से सुनिए, अगर किसी वस्तु के अंदर ऊर्जा है तो वो कार्य करेगी। क्या करेगी? कार्य करेगी। अब इसको हम उल्टा लेकर चलते हैं, अगर किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, ये ऊर्जा का हास था, ये ऊर्जा की क्या थी? प्राप्ति थी। अब अगर हम ऊर्जा के प्रकार की बात करें, अब अगर हम ऊर्जा के किसकी बात करते हैं? प्रकार की बात करते हैं, तो हमारी बुक में काफी बताया गया है ऊर्जा के बारे में। जैसे एक प्रकार क्या लिखा गया है हमारी किताब में? रासायनिक ऊर्जा। क्या लिखा गया है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको रासायनिक। नेक्स्ट लिखा गया है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा में भी दो प्रकार होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा में भी दो प्रकार होते हैं, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन। एक कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ पढ़ा था नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो नाभिकीय विखंडन की एप्लीकेशन नाभिकीय विखंडन के आधार पर ही, नाभिकीय विखंडन के आधार पर ही बनाया जाता है परमाणु बम। नाभिकीय विखंडन के आधार पर क्या बनाया जाता है? परमाणु बम बनाया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा में जो दूसरी अभिक्रिया आती है, नाभिकीय विखंडन तो पहली हो गई, अगर हम दूसरी अभिक्रिया लेकर चलें तो वो आती है नाभिकीय संलयन। दूसरी आती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के आधार पर, नाभिकीय संलयन के आधार पर परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली, परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन बम। क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन बम। लेकिन ये सब हमारी किताब में नहीं है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के प्रकार में पहला कौन सा हुआ? रासायनिक ऊर्जा। दूसरा कौन सा हुआ? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के बाद बात आती है ऊष्मा ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा। इसके बाद एक शब्द आता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा योग होती है दो ऊर्जाओं की। यांत्रिक ऊर्जा अपने आप में दो ऊर्जाओं का योग होती है। दो कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है जिनसे मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनती है? एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जब दोनों जुड़ते हैं तो दोनों का योग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा किस किस से मिलकर बनी होती है? स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से देखे? हमने सिर्फ नाम लिखा है, किसी की हमने डिटेल नहीं देखी है। रासायनिक ऊर्जा हो गया, ऊष्मा ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। नाभिकीय ऊर्जा मतलब जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के आधार पर होती है। नाभिकीय अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन, जुड़ना। संलयन का मतलब जुड़ना। नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन के आधार पर किसका निर्माण होता है? एटम बम का होता है। अब अगर हम थोड़ा सा इसी में देख लें कि नाभिकीय विखंडन भी दो प्रकार की होती है। नाभिकीय विखंडन भी दो प्रकार की होती है। तो जिसमें एटम बम काम में आता है वो अभिक्रिया होती है अनियंत्रित। वो नाभिकीय विखंडन का अनियंत्रित रूप ही किसका निर्माण करता है? एटम बम का, परमाणु बम का। नाभिकीय विखंडन का नियंत्रित रूप, नाभिकीय विखंडन का जो नियंत्रित रूप होता है उसका हम उपयोग करते हैं न्यूक्लियर फाइल बनाने में, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय भट्टी। जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिकीय भट्टी। ये एक सिंपल सा परिचय हो गया, साधारण परिचय हो गया नाभिकीय ऊर्जा का। अगली जो ऊर्जा आती है वो क्या है हमारी? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण किस किस से होता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब हमारी बुक में जो एग्जाम्पल बताए गए हैं थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। हमारी बुक में जैसे हम पहला लेकर चलते हैं गतिज ऊर्जा। पहले क्या लेकर चलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के कुछ क्या बताए गए हमारे पास एग्जाम्पल। गतिज ऊर्जा का मतलब अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, गतिज ऊर्जा का मतलब अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ रही है तो वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। जैसे बहता पानी, बहता
पानी। गति है इसमें, इसकी वजह से टरबाइन फिरता है। क्या फिरता है? टरबाइन फिरता है, जिससे विद्युत का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे आप बहती हवा, पवन चक्कियां, बहती हवा क्या होती है? पवन चक्की। ठीक है। और जैसे हम लेकर चले, अगर क्रिकेट की बात लेकर चले, क्रिकेट की बात लेकर चले तो तेज गति की बॉल, तेज गति की बॉल। ठीक है। और हमारे बुक में जो एग्जांपल बताया गया वो एक हथौड़े का और कील का लेकर बताया गया। देखो ध्यान से, हथौड़ा, कील और एक लकड़ी, इसको लेकर एग्जाम्पल बताया गया है हमारी किताब में। कैसे समझाया गया है वो देखो थोड़ा सा ध्यान से। मान लें कि कोई लकड़ी का गुटका, ये कोई लकड़ी, ठीक है, इसके अंदर हमें किसी कील को ठोकना है। इसके अंदर हमें किसको ठोकना है? कील को ठोकना है। ठीक है। और इसके अंदर में कील को ठोकना है, और हम उपयोग किसका कर रहे हैं? हम उपयोग कर रहे हैं एक हथौड़े का। हम किसका उपयोग कर रहे हैं? एक हथौड़े का उपयोग कर रहे हैं। तो कैसे बताया गया है? तो हमें ये बताया गया है कि हथौड़े में वजन होता है। ध्यान से सुनिएगा, हथौड़े में भार होता है। इस वजह से इसमें अपनी एक क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। हथौड़े में भार होता है, इस वजह से इसमें अपनी स्थितिज ऊर्जा होती है। कील को इसमें ठोकने के लिए, लकड़ी के गुटके में ठोकने के लिए हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? हथौड़े को ऊपर उठाते हैं। हथौड़े को जब ऊपर उठाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ तक स्थितिज ऊर्जा ही वर्ड काम में लेना है। हथौड़े में भार होता है, इस वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। हथौड़े से कील को लकड़ी में ठोकने के लिए हम इसको कहाँ उठाते हैं? ऊपर उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? इसको ऐसे ऊपर उठाते हैं। जब ऊपर उठाते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जैसे ये कील ठोकनी, हम हथौड़े को ऐसे ले, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। अब कील को इसमें डाला तो हथौड़े को तेजी से लेकर आते हैं। हथौड़े को तेजी से लेकर किस पे टिकाते हैं? कील के ऊपर। तो जब हम इसको तेजी से लेकर आते हैं, जब हम इसको कील के ऊपर तेजी से लेकर आते हैं, तो उस वक्त इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की वजह से ही ये कील किसके अंदर चली जाती है? लकड़ी के गुटके के अंदर चली जाती है। एग्जाम्पल हमारी बुक में बताया गया है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ रही है तो वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा की इक्वेशन को करने के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। देखो इधर ध्यान से, मान लेते हैं कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु, और उसका द्रव्यमान या वस्तु या पिंड कुछ भी मान लो, उसका द्रव्यमान क्या लेकर चले हम? m लेकर चले। क्या लेकर चले हम? m लेकर चले। उसका मान लेते हैं प्रारंभिक वेग, उसका प्रारंभिक वेग क्या लेकर चले हम? u लेकर चले। क्या लेकर चले? u। देखो ध्यान से, ये कोई वस्तु हो गई, ये इसका वेग u हो गया, और इस वस्तु के ऊपर हमने, इस वस्तु के ऊपर इस डायरेक्शन में हमने क्या लगाया? F फोर्स लगाया। और मान लेते हैं ये वस्तु विस्थापित हो गई A से। वस्तु है ये, ठीक है, या पहले ये देखकर चलो आप। मान लेते हैं कोई वस्तु क्या हुई? A हुई। कोई भी वस्तु है A, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? u। इस वस्तु के ऊपर हमने किसी डायरेक्शन में क्या लगा दिया? F फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? बल लगा दिया। बल लगाने की वजह से इसमें जो विस्थापन आया वो क्या आया? ऐसा है। क्या आया? ऐसा है। तो वस्तु यहाँ से खिसक कर यहाँ पहुंच जाएगी। वस्तु तो वही रहेगी, वस्तु यहाँ से खिसक कर यहाँ पहुंच गई। अब ये मान लेते हैं कि F फोर्स लगने की वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया? v हो गया। क्या हो गया? v। तो प्रारंभिक वेग क्या लिखा? u। और अब हम इसमें लिखेंगे जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा? v। क्या हो जाएगा? v। आरोपित जो बल है वो हमने क्या मान लिया? F मान लिया। क्या मान लिया? F मान लिया। ठीक है। अब इधर देखो, गति की और जो विस्थापन हुआ वो क्या लिया हमने? विस्थापन हमने क्या ले लिया? s। यहां से खिसक कर यहां आ गया, विस्थापन कितना हुआ? s। तो गति की जो दूसरी समीकरण है, ये गति की समीकरण के हिसाब से देखो, गति की समीकरण से अच्छा हम ये मानेंगे कि प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग क्या हुआ? v। किसकी वजह से?
F फोर्स लगने की वजह से वस्तु विस्थापित कितनी हुई, S हुई। तो अगर हम ये कहते हैं कि उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ, उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया, A। क्या हो गया, A। तो गति के समीकरण से अब हम ये लेकर चलेंगे, टू ए एस, ठीक है। अब अगर A में यहां से निकाल लेता हूं, अगर A का वैल्यू हम यहां से लेकर चलेंगे तो देखो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा अपॉन में 2s, क्या आ जाएगा अपॉन में 2s आ जाएगा, ठीक है। अब हम फोर्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। फोर्स में भी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, ma। F बराबर, थोड़ा सा याद रखो बस फोर्स के लिए, F बराबर क्या पढ़ा था हमने, ma। क्या पढ़ा था, ma। और एक वर्क की इक्वेशन और याद रखनी है आपको, वर्क क्या होता है, F इंटू एस, वर्क क्या होता है, F इंटू एस, ठीक है। तो इस इक्वेशन से ये मान लेते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई, ये पहली आई, और ये इक्वेशन हमको याद करनी है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से F बराबर ma, F बराबर ma, m तो एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो a है वो वैल्यू क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 वाली, ये जो a की वैल्यू है वो समीकरण 1 से, या फिर मैं सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 से a का, समीकरण a से a का मान रखने पर, समीकरण a से a का मान रखने पर इस इक्वेशन में रखते हैं। ये इक्वेशन मान लेते हैं हमारी कौन सी हो गई, फोर्थ, कौन सी हो गई, फोर्थ हो गई, ठीक है। ये दो हमारे सीधे सीधे क्या थे, फॉर्मूले थे, सूत्र थे, ये हमने निकाला है। अब समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण इसमें 4, तो देखो f ऐसे कैसे, m ऐसे कैसे, अब a की वैल्यू रख दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, v स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। ये इक्वेशन हमने निकाल ली थी, ये इक्वेशन हमने निकाल ली थी। अब इक्वेशन कौन सी काम में लेनी है हमारे पास, w, कौन सी काम में लेनी है, w। देखो ध्यान से, w बराबर होता है fs, w बराबर क्या होता है, fs, f की वैल्यू रख दो, f की वैल्यू ये पूरा स्टेप आएगा, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, अपॉन 2s, ये हमने अपॉन 2s, ये सिर्फ हमने f की वैल्यू लिखी, किसकी वैल्यू लिखी है, f की वैल्यू लिखी है। ये फार्मूला कहां से आया, ये फार्मूला यहां से आया, वर्क के फार्मूला से। अब बच गया s, मल्टीप्लाई किससे कर देता हूं मैं, s से कर देता हूं, तो यहां ये गया, ये w आ गया बराबर m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो किया गया कार्य है, ये जो किया गया कार्य वही उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वस्तु क्या है, गति में है, वस्तु क्या है, गति में है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगाकर चले, यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन मान के चले, माना कि वस्तु विराम अवस्था से शुरू हुई, प्रारंभ में कुछ नहीं लेके चला, शून्य लेके चला है, क्योंकि u बराबर 0, इस इक्वेशन में u की जगह हम 0 लिखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई है फाइनल इक्वेशन, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, किसी भी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जिसमें हमने ये लेके चला कि कोई एक वस्तु थी a, उसका प्रारंभिक वेग हम क्या लेकर चले, u, उस वस्तु के ऊपर इस डायरेक्शन जैसे जा रही है तो हमने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से, बल लगाने की वजह से उसमें विस्थापन कितना हुआ, s, वो यहां से खिसक कर यहां आ, ठीक है, बस इतना। अब जो दिए हुए हमारे पास, ये जो हमने सपोज करा वो हम लिख लेते हैं,
द्रव्यमान क्या लिया, किस वस्तु का, m लिया, प्रारंभिक वेग u लिया, यहां से खिसककर यहां आई है तो उसमें त्वरण क्या पैदा हो गया, a, यहां से जब यहां आई तो उसका अंतिम वेग या बाद वाला जो वेग है वो क्या हुआ, v, किस वजह से आई, क्योंकि हमने बल क्या लगाया, F, उसमें विस्थापन कितना हुआ, s, कितना हुआ, s। अब देखो गति की समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as, अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें फोर्स का फार्मूला अप्लाई करना है, फोर्स का फार्मूला, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। इसके साथ एक फार्मूला और याद रखना है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो समीकरण 2 से ये जो समीकरण है 2, यहां से लिख दिया F बराबर m में, बल का सूत्र लिख दिया। अब m तो ऐसे कैसे, ही जो a की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दी, तो m तो ऐसे कैसे और a की वैल्यू ये पूरी यहाँ पुट कर दी और ये हमारे पास समीकरण आ गए। अब यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, ये समीकरण हमने यहाँ वैल्यू रखकर आ गई। अब हम कार्य का सूत्र लेकर चलेंगे, कार्य का सूत्र होगा बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, F की, किसकी है, F की है, तो W इंटू F इंटू S इंटू S, ये पूरी फोर्स की वैल्यू है जो हमने यहाँ निकाली है, ये S है, सूत्र के अकॉर्डिंग S से S कटेगा, ये आ गया। अब हम यहाँ क्या बताएंगे कि जो कार्य किया जा रहा है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु कार्य करती है उसका मतलब उसमें ऊर्जा है, और किसी वस्तु में अगर ऊर्जा है तो उसमें कार्य करने की क्षमता आएगी। तो W बराबर mv स्क्वायर S S के लिया गया, और यहाँ पर E के मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये हो गई। अब इसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, इस इक्वेशन के बाद, इस इक्वेशन के बाद हम ये मान के चलते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, तो u बराबर क्या हो गया, विरामावस्था स्टार्टिंग क्या हो गया, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट आपका क्या हुआ, सिर्फ गतिज ऊर्जा के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, गतिज ऊर्जा के बारे में।